नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। और बच्चों ये क्लास 12th मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो है, ठीक है। और ये बच्चों लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 1 है, इसका मतलब इसके कई सारे लेक्चर्स अभी और आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसे डिटेल्ड वे में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। हम लोग पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उनको लगाएंगे, ठीक है। और ये सब हम लोग इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। आप टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लोगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको लगवाऊंगा, ठीक है। और साथ साथ में बच्चों एक रिक्वेस्ट है बस मेरी कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स में लगाऊं, आप लोगों को बस एक चीज करनी है, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, एक बार खुद से लगाकर देखना। लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लग रहा है तो मैं आपको बच्चों सिखाऊंगा उसमें, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो एक बार अपनी ईमानदारी से बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है, पेपर्स के अंदर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक काम करना है, आपको पहले वो वीडियो पॉज करनी है और आप लोग अपने पास एक रफ कॉपी लेकर बैठना, ठीक है। उस रफ कॉपी में आपको वो क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। खुद से एक बार लगाकर ट्राई करना, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा है तो वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है, कि वो क्वेश्चन कैसे लगेगा आखिर। तो बच्चों इतनी ईमानदारी अपने आप से रखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बच्चों जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बच्चों इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे कि आप लोग बच्चों हमसे जुड़े रह पाओगे, ठीक है। अपने दोस्तों में भी बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे यहां से बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों सेट्स। सेट्स क्या है क्लास? तो क्लास अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सेट्स क्या है, तो बच्चों सेट्स की डेफिनेशन है इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लास वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? तो क्लास वेल डिफाइंड का मतलब होता है वो क्राइटेरिया जो किसी एलिमेंट को किसी कलेक्शन का पार्ट होने के लिए अलाउ करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो बच्चों यहाँ पे समझना बहुत अच्छे तरीके से, तो हर स्टूडेंट अपने आप को इंटेलिजेंट ही बोलता है, कोई ये नहीं बोलता कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बोलेगा। एवरी स्टूडेंट विल थिंक आई एम द इंटेलिजेंट। लेकिन बच्चों इंटेलिजेंसी का अगर मैंने क्राइटेरिया नहीं बताया है तो वो आपका सेट नहीं होगा। अगर मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स, मैंने आपको बोला कि कोई कलेक्शन स्टूडेंट्स का है जो 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तो वो सेट होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने यहां पर बच्चों का क्राइटेरिया बता दिया है कि वो बच्चों को सिलेक्ट करना है जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग सेट बोल देते हैं। सो आई होप कंफर्टेबल हो कि सेट किसे बोलते हैं। तो बच्चों ये चीज हम लोग 11th में भी पढ़कर आए हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अगर बेटा मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने क्या बोला यहां पे बच्चों? हमने बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। क्या है ये? लेस देन 5। अगर मैंने आपको बोला कि नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बताइए जो 5 से छोटे हैं, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे? तो बच्चों पहली बात तो ये है, क्या ये सेट होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है ये सेट होगा। तो अगर हम सेट की बात करते हैं तो हम सेट को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल ए से। किससे करते हैं?
हम लोग करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। अब बात आती है कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, देखिए इधर 1 2 3 और 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे पैरेंथेसिस में हम लोग इनक्लोज्ड कर देंगे, मीन्स बंद कर देंगे। एक बार फिर से मैं इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैंने इस एग्जाम्पल में आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 5 हो, जो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं उनका भैया हमें कलेक्शन बनाना है। तो हमने एक सेट लिया, तो हमने सेट को ए से डिनोट किया और वहां पे हम लोगों ने जो भी नेचुरल नंबर लेस देन 5 है उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो आपका 4 एलिमेंट आएंगे जो इस सेट में होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो क्या क्या बता दोगे? ए ई आई ओ यू, ठीक है, आप ये बता दोगे, ठीक है। पहली बात तो सेट की 2 रिप्रेजेंटेशन होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं? देखिए पहली तो होती है बच्चों, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, पहली होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है हमारी बच्चों, रोस्टर फॉर्म। और दूसरी होती है बच्चों हमारे यहाँ पे, दूसरी होती है बच्चों हमारे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म। क्या होती है? टेबुलर फॉर्म होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन। जो भी अभी हमने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो भी अभी हमने लिखा है ये है रोस्टर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा आप देख ही सकते हो, इसमें हम लोग सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और उसके बाद उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। वो क्या होता है बच्चों? रोस्टर फॉर्म। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं बोलता हूं कि एक सेट जो कलेक्शन है किसी वॉवल का, ध्यान से सुनिएगा, एक सेट जो कलेक्शन है किसी वॉवल का, तो इसे अभी हम लोग यहां पे लिखते हैं, देखिए। तो हम लोग इसे सेट को हमने बता दिया है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसे डिनोट करके बता रहा हूं आपको, देखिए। तो हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए, ए ई आई ओ और यू, ठीक है, और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म। समझ गए आप लोग? बहुत खूब। अब बच्चों टेबुलर फॉर्म क्या होता है? सी, टेबुलर फॉर्म प्रॉपर्टी बताता है जो किसी एलिमेंट को इस सेट का पार्ट होने के लिए अलाउ करता है, जो किसी एलिमेंट को इस सेट का पार्ट होने के लिए अलाउ करता है। तो बच्चों हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी लिखेंगे, कैसे? देखिए, ये देखिए, हम लोग यहां पे किस तरीके से लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले तो कैपिटल ए से सेट को डिनोट करेंगे और उसके बाद हम इसे प्रॉपर्टी में हम कैसे लिखेंगे, देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है, और इसे हम लोग पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। इसमें हमने एलिमेंट लिख दिए और इसमें हमने प्रॉपर्टी से लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बच्चों ये है रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को इकट्ठा रख लो, कॉमा से सेपरेट कर दो और पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड कर दो, तो वो हमारा क्या बन जाता है? आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। जैसे आप लोग इधर देखो, हमने 2 एलिमेंट लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए। अब देखिए आप लोग, उसे कॉमा से सेपरेट किया, जैसे आप लोग देख सकते हो, हमने उसे कॉमा से सेपरेट किया और उसके बाद हमने उसे पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड कर दिया। तो ये क्या बन गया? आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। इसकी डेफिनेशन पढ़ो आप लोग,
ऑर्डर्ड पेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड रिटन इन पैरेंथेसिस। हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग यहां देखो 2,3, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, एक ऑर्डर्ड पेयर है। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 और 3 को साथ रखा, कॉमा से सेपरेट कर दिया और फिर पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर जो ए है ये, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये बच्चों हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। क्या है ये, फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे। और जो हमारा बी है इसको हम लोग यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट, ठीक। हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी के बारे में देखते हैं कि आखिर दो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों इक्वल कब होंगे। जैसे मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, आप लोग इधर देखो, ठीक है। जैसे मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है, ये बराबर है हमारे सी कॉमा डी के। अगर मैंने कहा कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो ये कब इक्वल होंगे बच्चों, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों? यहां देखिए आप लोग, यहां पे जो ए है वो बराबर होगा सी के, ठीक है, एंड जो बी है हमारा वो बराबर होगा डी के। ओके, आप लोगों को मैं ये एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। देखो आप लोग इधर, अगर मैंने कहा यहाँ पे इफ 2x माइनस 3, ठीक है, कॉमा y प्लस 2 इक्वल है 7 कॉमा 5 के, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा फाइंड x एंड y, ठीक है। अब बच्चों इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से x एंड y की वैल्यू निकालो। उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों ने x एंड y की वैल्यू निकाल ली होगी, ठीक है। इधर देखो आप लोग, यहां पे जो 2x है माइनस 3 इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। तो यहां से जो 2x है इक्वल टू 7 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 बाय 2, ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो x हमारा यहाँ पे 5 के बराबर आ चुका है, ठीक। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और y इक्वल टू 5 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x एंड y आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ चुका होगा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मेरे पास दो सेट हैं, समझिएगा, अगर मेरे पास दो सेट हैं, दे शुड बी नॉन एम्प्टी, दे शुड बी नॉन एम्प्टी। तो बच्चों दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखिए मेरे पास एक सेट ए है, इधर देखो आप लोग, मेरे पास एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, 2,5, ठीक है। फिर मेरे पास एक सेट बी है जिसमें मेरे एलिमेंट हैं, यहां पे आप लोग देखो, इसमें मेरे एलिमेंट हैं यहाँ पे 3, 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। ये हमने एलिमेंट ले लिए, ठीक है।
मुझे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, ए क्रॉस बी में क्या आएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कैसे, एक बार देखो आप लोग इधर, जो ए कॉमा बी होगा बच्चों, ठीक है, जो ए कॉमा बी होगा सच दैट, और जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, एंड जो स्मॉल बी होगा वो बच्चों बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है। अगर यहां पर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। तो सेट ए में मेरे पास क्या क्या है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, सेट ए में हमारे पास ये सेट ए हो गया और ये हमारा जो है वो सेट बी हो गया, ठीक है, ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया। सेट ए में हमारे पास क्या क्या है, 2, 5 और यहाँ पे क्या क्या है, 3, 7 और 8, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो 2 को मैं किसके साथ करूंगा, यहाँ पे आप लोग देखो, 3 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ भी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले इधर देख लेते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 को हमने सबसे पहले किसके साथ किया है, 2,3, फिर 2,7, उसके बाद में हमने 2,8, ठीक इसी तरीके से बच्चों हम लोग 5 को भी करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 5 को भी करेंगे, 3 के साथ, 7 के साथ और फिर 8 के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5,3, 5,7, तो यहाँ पे 5,8, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ चुका है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट था जिसके अंदर क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर थे। क्लियर है बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बी क्रॉस ए की। किसकी बात करते हैं हम लोग, बी क्रॉस ए की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए मैंने निकाला तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा। उल्टा करना है बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि b कॉमा ए होगा यहाँ पे, ठीक है, सच दैट स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट b एंड जो स्मॉल a है वो बिलोंग करेगा सेट a से, ठीक है। तो बच्चों अब जब मैं b क्रॉस a निकालूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा। देख लेते हैं इधर, देखिए इधर, यहाँ पे 3,2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3,5 और उसके बाद में यहाँ पे 7,2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे 7,5, फिर उसके बाद में 8,2 और उसके बाद में 8,5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा बी क्रॉस ए आ चुका है। अगर हम बच्चों नोटिस करें, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है क्या, नहीं होगा बच्चों। आप देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी में 2,3 है एंड बी क्रॉस ए में 3,2 है। अभी मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर 3,2 या 2,3 इक्वल नहीं होते हैं। नाउ वी कैन से दैट A cross B is not equal to B cross A.
ओके, ये प्रॉपर्टी याद रखना है और ध्यान में भी रखना है, ठीक है, कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बढ़ते हैं आगे। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर, पहले वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी? अगर मेरे किसी सेट A में P एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी, एंड सेट B में Q एलिमेंट है, एंड सेट B में हमारे Q एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में N ऑफ A क्या है क्लास? ये जो N ऑफ A है ये क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। N ऑफ A किसको बोलते थे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A को। कार्डिनल नंबर क्या होता था? उस सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि N ऑफ A P है, तो इसका मतलब है कि उसके एलिमेंट्स यहाँ पे P है, ठीक है। फिर दूसरा हमने यहाँ पे बात करी थी N ऑफ B की, तो N ऑफ B इज इक्वल टू Q है, यानी कि N ऑफ B के अंदर यहाँ पे Q एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बच्चों अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ आप लोगों से कि कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B, इस N ऑफ A क्रॉस B का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर कितना होगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी P इंटू Q, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। N ऑफ A अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, और फिर जो हमारे पास N ऑफ B है वो यहाँ पर है 5, ठीक है। तो अगर हम लोग N ऑफ A इंटू B निकालेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, N ऑफ A क्रॉस B निकालेंगे, तो हमारे यहाँ पे 3 क्रॉस 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है कि दो सेट्स का अगर आप लोगों को कार्डिनल नंबर दिया गया है तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी भी और है, देखिए यहाँ पे कि अगर मेरा सेट A, ठीक है, अगर मेरा एक सेट A 5 हो या फिर सेट B 5 हो, अगर मेरा सेट A 5 है या फिर मेरा सेट B 5 है, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक सेट भी अगर 5 होता है तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा A क्रॉस B, ठीक है, वो भी हमारा 5 के बराबर होगा, ठीक है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो बच्चों दो प्रॉपर्टी थी, इनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का क्लास 12th की मैथ स्टार्ट होती है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने बताया वो क्लास 11th का रिवीजन मैंने आप लोगों को करा दिया है, जैसे कि आप लोग कंफर्टेबल होके आगे पढ़ पाओगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं हिंदी में बात करूं तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ठीक है, कि दो चीज़ों के बीच में किस तरीके का कनेक्शन है। तो बेसिकली इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग जान लेते हैं तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, और अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाओगे। जैसे कि हमारे पास है विराट कोहली, ठीक है, यहाँ पे मैं VK लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं MSD को, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को। फिर हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं प्लेयर और रोहित शर्मा को, ठीक है, RS, ठीक। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग RCB, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, CSK, ठीक, और फिर MI मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो आप लोगों को इनके बीच में कनेक्शन का पता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को इनके बीच में इनका कनेक्शन पता है, ठीक है, कि किसका कनेक्शन किसके साथ है। जैसे कि विराट कोहली का कनेक्शन यहाँ पे RCB के साथ है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ है। वैसे ही यहाँ पे महेंद्र सिंह जो धोनी है उनका कनेक्शन यहाँ पे CSK के साथ में है, और रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के साथ में। फिर बात आती है कि इनका इन टीमों के साथ में कैसा कनेक्शन है। इनका एज अ कैप्टन इन टीमों के साथ कनेक्शन है, ठीक है। जैसे कि महेंद्र सिंह जो धोनी है वो CSK के कैप्टन है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के और विराट कोहली RCB के, ठीक।
तो हम लोग यहाँ पे इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो है एक सेट ए है, ठीक है, ये हमारा एक सेट ए है और ये हमारा एक सेट बी है, ठीक है, ये हमारा एक सेट बी है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे बता सकता हूँ कि ए इज द कैप्टन ऑफ टीम बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने अभी ये बताया था। मैथ में इस तरीके से हम लोग नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दो सेट्स ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करता हूँ तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा रिलेशन, ठीक। अब उसे हम किस तरीके से निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकेंड एलिमेंट है हमें उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना है, ठीक है, कि वो किस तरीके से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, किस रिलेशन से बेसिकली। बिल्कुल अभी हमने इस बारे में बात करी थी, उसी एग्जाम्पल को हम लोग दोबारा यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो सेट ए है उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन था देख लेते हैं। विराट कोहली था, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी थे, फिर उसके बाद में रोहित शर्मा थे, ठीक है। तो ये सेट ए हो गया। फिर उसके बाद में जो सेट बी है उसमें हमारे यहाँ पे टीम्स थी आरसीबी, सीएसके एंड मुंबई इंडियंस। तो ये हमारा सेट बी हो गया। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन बना रहा हूँ, ठीक है, रिलेशन बना रहा हूँ जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है हमारा ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए इज द कैप्टन ऑफ टीम बी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिया है और उस रिलेशन में हमने यहाँ पे बताया कि जो ए है वो कैप्टन है टीम बी का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो देखिए आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो विराट कोहली है वो किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे विराट कोहली को हम कनेक्ट करेंगे आरसीबी से, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कैप्टन है विराट कोहली। अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सभी आएंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सभी चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी चीज़ें आएंगी, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे सभी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो कहता है कि हमें सिर्फ वो पार्ट लेना है, वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें ए इज द कैप्टन ऑफ टीम बी हो, जिसमें ए इज द कैप्टन ऑफ टीम बी हो। तो हम सिर्फ वही पार्ट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम सिर्फ वही पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम सिर्फ वही पार्ट ले रहे हैं, हम सभी चीज़ें नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेते हैं तो वो कहलाता है रिलेशन, ठीक है। इसी चीज को भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। हमें सभी चीजें नहीं लेनी है, हमें सिर्फ वो रिलेशन लेना है, ए इज द कैप्टन ऑफ टीम बी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है अभी देख लेते हैं आगे। तो एमएसडी है, तो धोनी है, वो किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे सीएसके से होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियंस है, ठीक है। ओके, बाय द वे मेरी तो फेवरेट टीम यहाँ पे सीएसके है, आपकी कौन सी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो सेट लिए ए और बी, ठीक है। ए में हमने प्लेयर्स के नाम लिखे, बी में हमने टीम्स के नाम लिखे। फिर हमने एक रिलेशन बनाया जिस रिलेशन में हमने कहा कि ए इज द कैप्टन ऑफ टीम बी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने जो प्लेयर जिस टीम का कैप्टन था हमने उसका रिलेशन यहाँ पे बना लिया, ठीक। जैसे विराट कोहली आरसीबी का कैप्टन था तो हमने वो बना लिया, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे सीएसके के कैप्टन थे, वो लिख लिया हमने। यहाँ पे रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, वो लिख लिया। तो ये रिलेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिलेशन कहते किस चीज को है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में कि आखिर डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए बच्चों, जितना भी रिलेशन आर आया था उसमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट किस चीज के, ऑर्डर्ड पेयर के, तो उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए इधर, देखिए अगर हमारे पास अगर एक सेट ए है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 5, ठीक है, उसके बाद में जो हमारा दूसरा सेट है सेट बी, तो उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 1 9 4 16, ठीक है, और फिर 49। तो ये एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं सेट बी के अंदर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इन दोनों सेटों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग बताएंगे कि इसमें डोमेन क्या होगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रिलेशन को डिफाइन करें, देख लेते हैं इधर, अगर हम लोग आर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी, कि ए स्क्वायर करने पे हमारा बी आ जाए। ठीक है, वेयर जो ए है हमारा वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, एंड जो बी है हमारा, जो स्मॉल बी है हमारा, वो बिलोंग कर रहा है सेट बी को। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो स्मॉल ए है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है और जो स्मॉल बी है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं जो कि है 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या 1 सेट बी में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,1। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है 2। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, जी बिल्कुल यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,4। उसके बाद हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 प्रेजेंट है, जी हाँ 9 प्रेजेंट है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 3,9। इसी तरीके से 5 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 25 आएगा। तो 25 क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, जी नहीं, यहाँ पे 25 प्रेजेंट नहीं है। तो यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस रिलेशन में हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही थी रिलेशन आर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पर है 1 है हमारा, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे, देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 2 और 3। तो ये हो गया बच्चों डोमेन ऑफ रिलेशन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को डोमेन ऑफ रिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे कोडोमेन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर बच्चों कोई रिलेशन आर है, ठीक है, मैंने सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया, तो बच्चों जो सेट बी होता है ना, पूरा जो सेट बी, कंप्लीट सेट बी, ठीक है, वो आपका कोडोमेन होगा। ठीक है, द होल सेट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे इस सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन
आर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। अगर बच्चों मैंने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया है, ठीक है, और वो किसके बीच में डिफाइन किया है, वो बच्चों मैंने सेट ए से सेट बी के बीच में डिफाइन किया है। तो जो सेट बी होता है ना बच्चों, तो जो कंप्लीट सेट बी होता है वो आपका कोडोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग रेंज के बारे में जान लेते हैं। रेंज क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। देखिए रिलेशन आर में हम लोगों के क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। जो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या था, वो डोमेन था, और जो सेकेंड एलिमेंट क्या है वो है हमारा रेंज, ठीक है। और को डोमेन होता है हमारा होल सेट बी, अगर हम लोगों ने कोई रिलेशन सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया है तो उस केस में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेट ए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेट ए में हमारे पास क्या क्या है, सेट ए में है हमारे पास 1 2 5 7 और 9, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए है। उसके बाद में हम लोग एक सेट बी भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेट बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 26 82 और 49। तो ये हमारे पास सेट बी में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 वेयर स्मॉल a belongs to set A and small b belongs to set B, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या था रिलेशन, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम लोग ए 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, ठीक है, और फिर उसे प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जो कि b में प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगर 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कर दें तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर एक आ चुका है यहाँ पे 2,5, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर हम लोग 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पे प्लस 1 भी करना है हमें, तो आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 तो इसमें यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। 50 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, तो इसका मतलब है कि ये 7 नहीं आएगा यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे 9 देख लेते हैं। 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81, ठीक है। और 81 में अगर हम प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 82, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9 और 82, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये 5 हमारा छूट चुका है, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे उससे प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक है, जो कि बी में मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे 5 को भी ऐड कर लेते हैं, 5,26, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिलेशन डिफाइंड हो चुका है, ठीक है। और इस रिलेशन में हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे कोडोमेन की बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंप्लीट सेट बी, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सेट बी लिख देंगे, ठीक है। कोडोमेन क्या है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कोडोमेन क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो बराबर होगा सेट बी के, किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। और सेट बी हमारे पास क्या है, 5, 26, 82 और फिर हमारा यहाँ पे 49 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद में अगर बच्चों हम लोग रेंज की बात करते हैं, किसकी, रेंज की बात करते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। रेंज में हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो रिलेशन होगा उसका सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन डिफाइंड हुआ है उसके सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं, 5, 82 और 26, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रेंज को 5, 82,
ठीक है, ऑफ 26। तो ये हमारी रेंज आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आप लोग इस थर्ड वाले पॉइंट को भी देख लीजिए। थर्ड वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या कहता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है बच्चों, सबसेट है कोडोमेन की। तो देख लो आप लोग यहाँ पे, ये देखिए ये आपका कोडोमेन है और इसी का बच्चों सबसेट है यहाँ पे रेंज, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को अब कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था डोमेन क्या होता है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों मैं आपको समय दे रहा हूं, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को खुद से एक बार करके देखना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अभी ही मैंने आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना बताया कि किस तरीके से हम इन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आखिर इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ पे बच्चों हम लोगों को यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं, एक सेट ए है हमारे पास और एक सेट बी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में हमें रिलेशन आर यहाँ पे डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी, और आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 3 यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1, जहां पर x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है b को। तो हम लोगों को यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टेप वाइज इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये रिलेशन लिख लेंगे यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। हमारे पास आर क्या डिफाइन करने को दिया गया था, x, y such that y equal to x raised to the power 3 x cube means plus 1, where x belong to a है, set a है, and y belongs to set b है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें बच्चों डिफाइन करने को दिया गया था, तो हम लोग देख लेते हैं इससे। तो बच्चों हमें यहाँ पे कहा गया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 1, ठीक है, और x क्या है हमारे पास, बिलोंग्स टू सेट a है। तो हम लोग सबसे पहले सेट a में जाते हैं और उसके पहले एलिमेंट को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो पहला एलिमेंट है 1, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 क्या सेट b में प्रेजेंट है बच्चों, यस, यहाँ पे प्रेजेंट है सेट b में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को पकड़ लेते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट है हमारा 2, और 2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो आएगा 8 और उसे प्लस 1 करेंगे तो आएगा 9। तो क्या 9 सेट बी में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। उसके बाद में बच्चों हम लोग यहाँ पे 3 को ले लेते हैं। तो 3 का क्यूब करने पे आएगा 27 और 27 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 28। तो 28 हमारा बच्चों सेट बी में मौजूद है, ठीक है, सेट बी में हमारा 28 मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3, 28, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर आ चुका है। फिर उसके बाद में बच्चों हम लोग अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो ये है 4, और 4 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65। तो 65 क्या सेट बी में प्रेजेंट है, यस बच्चों प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि ये भी ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम 4, 65। नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों हमारा 5। तो अगर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125, और प्लस 1 करेंगे तो 26। तो 126 यहाँ पे प्रेजेंट है, यस बच्चों प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा आ जाएगा 5, 126। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारा 6। तो 6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216, और 216 प्लस 1 करेंगे तो 217 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा 217 यहाँ पे सेट बी में प्रेजेंट नहीं है।
इसका मतलब है कि 6 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे बच्चों यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं, तो ये बच्चों हमारा रिलेशन डिफाइन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या यहाँ पे निकालने को कहा गया, डोमेन निकालने को कहा गया, तो हम लोग यहाँ पे डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन, तो डोमेन बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, डोमेन का क्या मतलब होता है कि जो भी रिलेशन आर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 4 5। ठीक है, ये हमारा डोमेन आ चुका है बच्चों। उसके बाद में बच्चों को डोमेन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सेट बी। ठीक है, अगर हमारा कोई रिलेशन आर है वो डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसमें जो भी सेट बी है बच्चों, तो वो कंप्लीट सेट बी हमारे यहाँ पे कोडोमेन बन जाता है। ठीक है, तो हमारा कोडोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। कोडोमेन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 10 28 65 1 to 6 228। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों कोडोमेन आ चुका है। ठीक है, फिर बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंज की। ठीक है, तो रेंज क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। रेंज बच्चों बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था, जो भी रिलेशन आर आया है मींस जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा आ जाएगा 2 28 65 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 126। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी रेंज आ चुकी है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों के भी यही आंसर्स आए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों को डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने को कहा गया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन की, किसकी, नंबर ऑफ रिलेशंस की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास 2 सेट हैं, एक है सेट ए, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हमारे पास m है, और फिर हमारा जो सेट बी है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है यहाँ पे n। ठीक है, इसका मतलब बच्चों सीधा सीधा ये है कि यानी कि आपको कार्डिनल नंबर यहाँ पे दिया गया है। ओके, अगर बच्चों मैं बोलता हूं ये कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना होगा, ठीक है, तो बच्चों इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2 raised to the power m into n, 2 raised to the power m into n। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फ्रॉम ए टू बी। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर बच्चों मेरे पास एक सेट ए का कार्डिनल नंबर है यहाँ पे 5, ठीक है, कितना है, 5 है, और बच्चों सेट बी का कार्डिनल नंबर है मेरे पास यहाँ पे 2। ठीक है, सेट बी का बच्चों मेरे पास कार्डिनल नंबर है 2। तो बच्चों अगर इस केस में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे कितने होंगे, रिलेशंस यहाँ पे कितने होंगे, तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, 2 raised to the power m into n। ठीक है, 2 raised to the power m into n, और m की यहाँ पे वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, और 5 इंटू हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 raised to the power 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1024। ठीक है, तो बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूं कि एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है वो है हमारे पास 3। ठीक है, और जो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है वो है हमारे पास यहाँ पे 2। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इसे सॉल्व करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों का ये हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है 2 raised to the power m into n। ठीक है,
m/n, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को रख देंगे 3 2, ठीक है, 2 3 × 2। उसके बाद में 2 यहाँ पे आ जाएगा 6, और इसको अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें 64, ठीक है। तो बच्चों इस केस में नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को नंबर ऑफ रिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है, कि आखिर इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर इनवर्स। ये बच्चों ये आर इनवर्स क्या डिनोट करता है, आर इनवर्स डिनोट करता है इनवर्स ऑफ रिलेशन को, ठीक है। तो बच्चों आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ आर, ठीक है। तो बच्चों ये जो आर इनवर्स है, यहाँ पर ये जो आर इनवर्स है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनवर्स ऑफ आर कहते हैं, तो हम लोग इनवर्स ऑफ आर कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आर इनवर्स क्या है, वो y, x जो x, y से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर 2, 3 बच्चों r के अंदर है तो बच्चों 3, 2 इनवर्स ऑफ r होगा। समझ में आई आपको बात। तो बच्चों बिल्कुल सेम चीज में यहां पर भी आपको बता रहा हूं कि अगर आपका x, y r से बिलोंग कर रहा है तो r इनवर्स हो जाएगा y, x, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। हम लोग पहले तो एक r ले लेते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे 1, 5, 2, 6, 3, 7, और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे a, b, ठीक है। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे बच्चों इस रिलेशन R में। तो बच्चों ये मान लो हमारा एक रिलेशन दिया गया है और इसका हम लोगों को R इनवर्स निकालना है। तो बच्चों में R इनवर्स में क्या करना होगा, बस इसे इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट हमें यहाँ पे करना होगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग इसका R इनवर्स निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा R इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर 5, 1, फिर हो जाएगा हमारा ये 6, 2, ये हो जाएगा हमारा 7, 3, ये हो जाएगा 7, 3, ये कॉमा है बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा B, A। तो ये हमारा बच्चों R इनवर्स आ चुका है। तो बच्चों आप लोग बस इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि R इनवर्स में हम सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट, इस तरीके से जैसे अभी हमने यहाँ पे करा है। आप इस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक R दिया गया है, ठीक है। तो ये बच्चों हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए गए हैं। अगर इसका हमें R इनवर्स निकालना हुआ यहाँ पे, तो हमने इसमें क्या किया, हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सेकंड को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को सेकंड, यानी कि यहाँ पे 3, 2 कर दिया। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 5, 4 कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने -2, -6 कर दिया, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद में अगर हम लोग एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, वो चीज क्या है, देखिए इधर ये जो 1 है ये इसमें आ चुका है सेकंड पर, ये जो 2 है यहाँ पर भी ये सेकंड पे आ चुका है, और ये जो 3 है यहाँ पर ये सेकंड पे आ चुका है, और ये जो A है यहाँ पर भी बच्चों ये सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर रिलेशन R का जो फर्स्ट एलिमेंट था तो वो बच्चों R इनवर्स में सेकंड एलिमेंट बन चुका है। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, डोमेन हुआ करते थे, और जो सेकंड एलिमेंट हुआ करते थे वो हुआ करते थे बच्चों रेंज। यानी कि बच्चों जो रिलेशन R का डोमेन है
वो बच्चों आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज। समझ में आई बच्चों आपको मेरी बात? यानी कि ये जो डोमेन ऑफ आर होगा, डोमेन ऑफ आर होगा वो बराबर हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर बच्चों मैं यहां पे आपसे इसकी रेंज पूछूं तो वो क्या हो जाएगी, देखिए आप लोग, यहां पे आर इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 1 2 3 और ए। ठीक है, ये हमारी बच्चों आर इनवर्स की रेंज हो गई और यही बच्चों हमारी डोमेन ऑफ आर भी है। ठीक है। उसके बाद में बच्चों जो यहाँ पर जो रेंज ऑफ आर है, क्या है, जो रेंज ऑफ आर है, रेंज ऑफ आर, ठीक है, वो बराबर हो जाएगी बच्चों किसके, डोमेन ऑफ आर इनवर्स के। ठीक है। तो बच्चों डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, हो जाएगा 5 6 7 एंड बी। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे जो है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स आ चुका है। ठीक है। तो बच्चों इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना आप लोग कि जो डोमेन होती है आर की वो होती है रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर, और जो रेंज ऑफ आर होता है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर होता है। इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को इनवर्स ऑफ रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो बस आप लोग इसमें इतना याद रखना कि हम लोग आर इनवर्स में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, और उसके बाद में इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होता है, और जो रेंज ऑफ आर है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, यानी कि रिलेशन कितने तरीके के होंगे यहाँ पे सेट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सबसे पहले रिलेशन की यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं, या तो अगर हम लोग इसे नल रिलेशन भी बोल सकते हो, एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हो, या फिर वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। तो हम लोग पहले टाइप ऑफ रिलेशन की यहाँ पे बात करते हैं सेट के अंदर। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि आखिर नल रिलेशन होता क्या है। देखिए आप लोग इधर, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट phi is a subset of A cross A, this relation in A is called void। ठीक है। तो बच्चों समझते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल, तो बच्चों हमारे पास एक सेट A है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है। एंड फिर हमारे पास सेट B है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 8 11 एंड 10। ठीक है। ये हमारा सेट B है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। इसके बाद में बच्चों हमारे पास एक रिलेशन है, हमारे पास एक रिलेशन है A, B। ठीक है, सच दैट A इज ग्रेटर देन B वेयर A belongs to set A and small b belongs to set B। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों एक रिलेशन है। तो बच्चों हमारे पास एक सेट A दिया गया है जिसमें है 1 2 3, उसके बाद में हमारे पास एक सेट B है जिसमें है 8 11 10। तो बच्चों हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है जिसमें हमसे कहा गया है कि जो A है वो ग्रेटर देन B होना चाहिए, और A बिलोंग करेगा सेट A को। ठीक है, और जो स्मॉल b है वो बिलोंग करेगा सेट B को। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या सेट A के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो सेट B से बड़ा हो। ठीक है, अगर हम लोग बारी बारी से देखें तो सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 क्या इसमें किसी भी एलिमेंट से बड़ा है? नहीं है। 2 किसी एलिमेंट से बड़ा है? नहीं है। 3 भी नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब है बच्चों इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। सेट ए का एक भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है कि जिस भी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसका मतलब है कि वो बच्चों नल रिलेशन है। ठीक है, वो क्या है? नल रिलेशन है। आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ पे पाई भी बना सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें ही डिनोट करती हैं नल रिलेशन को। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नल रिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास एक सेट ए था और एक सेट बी था। हमें एक रिलेशन दिया गया था, उसे हमें डिफाइन करना था, जिस रिलेशन में हमसे कहा गया था कि जो ए है वो बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी को। ठीक है, तो सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जो सेट बी के एलिमेंट से बड़ा हो, तो इस वजह से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आया ही नहीं इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होगा ही नहीं तो बच्चों हम लोग उस रिलेशन को बोलते हैं नल रिलेशन। ठीक है, और नल रिलेशन को डिनोट करते हैं हम दो तरीकों से, ये मैंने आपको यहाँ पे अभी बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। अब आखिर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है बच्चों अगर कोई एलिमेंट खुद से ही कनेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा है अ रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ये क्या बोलता है बच्चों? ये बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट है एक सेट के अंदर, अगर वो खुद से ही कनेक्ट है तो वो कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन है बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन। फिर नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे कि अगर कोई x कॉमा वाई है तो वो x बराबर y ही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर बच्चों मेरे पास एक सेट A है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें है हमारे एलिमेंट्स 1, 5, 7। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे R निकालते हैं इसका, तो यहाँ पे तो 1 खुद से ही कनेक्ट होगा, यानी कि 1,1। ठीक है, 5 भी यहाँ पे खुद से ही कनेक्ट होगा, 5,5। फिर यहाँ पे 7 भी बच्चों खुद से ही कनेक्ट होगा, 7,7। ठीक है, तो तब जाके ये एक आइडेंटिटी रिलेशन बन पाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब ये एलिमेंट्स खुद से ही कनेक्टेड होंगे तब जाके ये एक आइडेंटिटी रिलेशन बना पाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है ये देख लेते हैं। अ रिलेशन आर इन अ गिवन नॉन एम्प्टी सेट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल ए क्रॉस ए। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब आखिर बच्चों इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये यूनिवर्सल रिलेशन तब होगा जब R की वैल्यू बच्चों A क्रॉस A के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर बच्चों मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, A क्रॉस B फॉर एग्जांपल आप लोग मान लो। ठीक है, और बच्चों वही रिलेशन के अगर बराबर हो जाए, अभी बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। लेकिन बच्चों अब मैं आपसे कह रहा हूं जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो उस केस में बच्चों हम लोग उसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बच्चों आप लोग। एग्जाम्पल है हमारे पास सेट ए में हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे 5, 7 और 3। ठीक है, एंड सेट बी में प्रेजेंट है बच्चों, यहां पे प्रेजेंट है बच्चों -1, -8। ठीक है, ये प्रेजेंट है सेट बी के अंदर। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एक सेट ए है जिसमें है 5, 7, 3। ठीक है, फिर ये हमारे पास एक सेट बी है जिसमें है हमारे पास -1 और -8। ठीक है,
उसके बाद बच्चों हम लोग एक रिलेशन यहाँ पे लेते हैं। रिलेशन क्या है यहाँ पे? सेट ए से सेट बी में, ठीक है, सच दैट ए ग्रेटर देन बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों एक रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या 5 यहाँ पे -1 से बड़ा है बच्चों? बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा? 5, -1। ठीक है, 5, -1। ठीक है, क्या बच्चों जो 5 है वो -8 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, -8। फिर उसके बाद में जो 7 है, क्या वो -1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे 7, -8 भी लिख देंगे। ठीक ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे 3, -1 भी लिख देंगे, क्योंकि 3 जो है वो -1 से बड़ा है। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे 3, -8 भी लिख देंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे -8 से बड़ा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों हमारा रिलेशन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, 3, -8 तक। तो ये हमारे बच्चों कुल मिला के 6 ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यहाँ पे बताया था कि जो R है बच्चों, वो अगर A क्रॉस A के बराबर हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तो अगर बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम लोग A क्रॉस B करते तो A का हर एलिमेंट बच्चों B के हर एलिमेंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा ही तो बच्चों इस रिलेशन में के अंदर हुआ है। A का हर एलिमेंट यहाँ पे बच्चों B के हर एलिमेंट से कनेक्ट है, यानी कि यहां पर बच्चों जो R है वो A क्रॉस B के बराबर है बच्चों। इसका मतलब है बच्चों कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर R बराबर है A क्रॉस B के। तो ये बच्चों हमारा जो R है वो बराबर है यहाँ पे A क्रॉस B के। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग A क्रॉस B निकालते तो भी हमारा यही आता है यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे बराबर है A क्रॉस B के। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यूनिवर्सल रिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि जब R बराबर हो A क्रॉस B के तो उस केस में जो रिलेशन होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पूरा फोकस आप लोगों का स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है ये? अ रिलेशन इन R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ मीन्स खुद से ही बच्चों कनेक्टेड है। हर एलिमेंट सेट ए का बच्चों, जिसमें ये बच्चों रिलेशन हमने डिफाइन किया है, उसके अंदर बच्चों हर एलिमेंट अगर खुद से कनेक्टेड है, उस केस में बच्चों हम लोग उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। यहां पे देखिए एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सेट ए है, अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं बच्चों यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों एक सेट ए है। ठीक है, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। फिर बच्चों हम लोग एक रिलेशन लेते हैं जो इस सेट ए पर ही डिफाइन है। ठीक है, तो उस रिलेशन में बच्चों क्या है? जैसे 1 है तो 1 खुद से ही बच्चों कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसा भी हम लोगों ने जस्ट आइडेंटिटी रिलेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग 2 की यहाँ पे बात करें तो 2 भी खुद से बच्चों कनेक्ट होगा। ठीक है,
फिर अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी बच्चों 3 से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से 4 भी हमारा, 4 भी बच्चों 4 से ही कनेक्ट होगा। तो ये बच्चों सभी एलिमेंट्स खुद से ही कनेक्ट हैं, ठीक है। दो चीजें बच्चों मैंने बोली यहाँ पे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे ईच एलिमेंट बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ईच एलिमेंट यहाँ पे बोला गया है। अगर हर एलिमेंट नहीं है तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज, खुद से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1,1 होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 है तो 2,2 होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर 3 है तो 3,3 ही होना चाहिए, 3,6 नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद में बच्चों अगर 4 है तो 4,4 ही होगा, ओके। तो यहाँ पे बच्चों अगर हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है तो उस केस में बच्चों हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई सारे बच्चे अभी डाउट में होंगे कि आखिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों अब आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा ही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना आप लोग, ओके। वो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, ओके। जैसे अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक आर है और उसके अंदर हमें यहाँ पे जैसे 1,1 है यहाँ पे, ठीक है। 2,2 भी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और 3,3 भी है यहाँ पे, और 4,4 भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके आगे बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर 1,2 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 2,4 है, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों अब मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या था, हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड हो। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड हो। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे 1 खुद से कनेक्टेड है, यस। सेकेंड, यस, यहाँ पे 2 भी खुद से कनेक्ट है, 3 यहाँ पे खुद से कनेक्ट है, 4 यहाँ पे खुद से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि बच्चों इस रिलेशन ने अपने सारे एलिमेंट्स को खुद से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव होगा। इससे मैटर बच्चों नहीं कर रहा है कि आपका यहाँ पे 1,2 है या फिर यहाँ पे 2,4 है, इससे मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे यहाँ पे पूछूं क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, तो बच्चों नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 1,2 आ चुका है और यहाँ पे 2,4 भी आ चुका है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर बच्चों कोई नंबर x, y है तो बच्चों वो x बराबर y ही होना चाहिए। तो बच्चों यही तो आइडेंटिटी रिलेशन ने बोला था। क्लियर है बच्चों आप लोगों को कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ओके। अगर कुछ बच्चों को अभी भी इसमें डाउट रह गया है तो एक बार फिर से मैं अभी बता देता हूं, जल्दी से देखिए आप लोग। यहाँ पे हम लोग पिछली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे जस्ट बिल्कुल बच्चों अभी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, कि अगर x, y है तो x y के बराबर होगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे x y के बराबर होगा, ठीक है। यही वाली प्रॉपर्टी बच्चों मैं आपको आगे बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये जो 1 है क्या वो 2 के बराबर है, नहीं है। क्या ये 2 4 के बराबर है, नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट यहाँ पे खुद से कनेक्ट होना चाहिए। अगर एक बार सभी एलिमेंट खुद से कनेक्ट हो गए तो उसके बाद में फिर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आए 1,2 का या 2,4 का, उस रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रिलेशन तो
रिफ्लेक्सिव हो ही चुका है क्योंकि उसने अपने सारे एलिमेंट्स को खुद से कनेक्ट कर ही लिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 1,2 ऑर्डर्ड पेयर आए या ना आए, इससे इस रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे 1,1, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2,2, फिर उसके बाद में यहाँ पे 4,4, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे बस। तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ओके। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव बच्चों इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट 3 था वो तो रह ही गया, वो तो खुद से यहाँ पे कनेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए आप लोग, यहाँ पर जो 3,3 है, जो 3,3 है बच्चों, वो डज नॉट बिलोंग टू आर है, ठीक है। वो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा बच्चों, ओके। सिंपल सी बच्चों आप लोग एक चीज यहां पे याद रखो, ईच एलिमेंट, ठीक है। ईच एलिमेंट यहां पे अगर खुद से कनेक्टेड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस सेट के अंदर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1,1 भी है, 2,2 भी है, 4,4 भी है, लेकिन यहाँ पे 3,3 नहीं था। इसी वजह से मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ओके। 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। आगे बढ़ते हैं क्लास, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसे देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखा रहा हूं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखने का, ठीक है। इफ किसी भी सेट ए में बच्चों जो कार्डिनल नंबर है वो हमारा p है, ठीक है। फिर बच्चों अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है हमारा बच्चों, यहाँ पे 2 p स्क्वायर माइनस p, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से, 2 p स्क्वायर माइनस p, ठीक है। कि अगर किसी भी सेट ए का कार्डिनल नंबर बच्चों p है तो बच्चों नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे, 2 p स्क्वायर माइनस p, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर किसी भी सेट ए का कार्डिनल नंबर हमारा 3 है, ठीक है, 3 है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। p की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 माइनस 3। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 जो कि हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट नोट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब आखिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसे समझिए आप लोग, ठीक है। अगर बच्चों किसी रिलेशन में a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, इस रिलेशन में बस इतना ही है, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ x, y बिलोंग्स टू r है, देन y, x बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी रिलेशन के अंदर 1, 2 है, तो अगर उस रिलेशन में 2, 1 होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों, हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है
सेट ए है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर हम एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 3, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 3, 2, 3, 2, फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4, 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, 3, 4, 3, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे ये पता करना है क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बच्चों मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तब जाके हम उसे सिमेट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इधर देखो आप लोग, मैंने देखा यहाँ पे पहला ऑर्डर्ड पेयर, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या था 3, 4 था। तो क्या यहाँ पे 4, 3 है? जी प्रेजेंट है यहाँ पे 4, 3। तो हम इसे यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि अगर 3, 4 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, देन यहाँ पर जो 4, 3 है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद में बच्चों हम लोग सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं जहां पे हमारा 2, 3। तो क्या यहाँ पर बच्चों 3, 2 प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2, 3 प्रेजेंट है, बिलोंग कर रहा है R को। देन यहाँ पे हमारा 3, 2 भी R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑर्डर्ड पेयर को देखते हैं जहां पे है हमारा 1, 4। तो क्या यहाँ पे 4, 1 प्रेजेंट है? जी बिल्कुल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1, 4 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, बिलोंग कर रहा है R से। और फिर यहाँ पर हमारा 4, 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये भी तो बच्चों अब आप लोग बताओ, जो यहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि अगर x, y R से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी R से बिलोंग करेगा, ठीक है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या जो भी हम लोगों ने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें अभी हम लोगों ने चेक किया है, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल कर रहे हैं, ये सिमेट्रिक रिलेशन की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। क्या कंडीशन थी कि अगर x, y R से बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो y, x भी R से बिलोंग करना चाहिए। ये रिलेशन भी हमारा पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 3, 4 R से बिलोंग कर रहा है तो 4, 3 भी R से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 R से बिलोंग कर रहा है तो 3, 2 भी R से बिलोंग कर रहा है। अगर 1, 4 R से बिलोंग कर रहा है तो 4, 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है यानी कि ये R है, ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं जिससे कि आप लोग और कंफर्टेबल हो जाओगे। क्या है एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है, या सेट ए रहने दीजिए, सेट रहने दीजिए, हम लोग डायरेक्ट एक रिलेशन ले लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट कि यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है 1, 5 हम ले लेते हैं एक, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे 5, 2, फिर उसके बाद में हम 2, 5, ठीक। तो बच्चों अब आप लोग ईमानदारी से बच्चों वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और मुझे ये बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहां पर हमने देखा जबकि 1, 5 है तो 5, 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ बच्चों ने ये सोच के आंसर दिया है कि सर यहाँ पे 5, 2 है तो 2, 5 तो यहाँ पे प्रेजेंट है,
तो यानी कि सिमेट्रिक है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये होता है, ठीक है। जब सभी ऑर्डर्ड पेयर में ये कंडीशन फुलफिल कर रही हो कि x, y R से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी R से बिलोंग करना चाहिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल सभी ऑर्डर्ड पेयर में कर रही होगी देन तब हम ये कह सकते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर हम इस रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5, 1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है R से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन आखिर क्या होता है, ठीक है। ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, ओके। A relation R on a given non-empty set A is said to be transitive if अगर A, B R से बिलोंग करता है और B, C भी R से बिलोंग करता है। समझिए बच्चों ध्यान से, अगर A, B भी रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में है तो उस केस में A, C को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों कि अगर A, B है और B, C है तो A, C को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहां देख लीजिए बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास रिलेशन में 1, 2 है और 2, 3 है तो 1, 3 भी होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा बच्चों होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग 3 पोल्स बना लेते हैं। एक A पोल है हमारे पास, B और यहाँ पे C, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम यहाँ बना लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास 3 पोल्स हैं। तो बच्चों A पोल जो है वो इस हाइट का है, B वाला जो पोल है वो इस हाइट का है और C वाला जो पोल है वो इस हाइट का है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, R इक्वल टू A, B सच दैट हाइट of pole A is less than height of pole B, ठीक है। ये है हमारे पास रिलेशन। एक मिनट बच्चों, ये यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे हम लोग इसे स्मॉल ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल लिया है। एक मिनट, यहाँ पे हम कर लेते हैं स्मॉल a, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्मॉल b, ओके। ये रिलेशन बच्चों बोलता है जो पोल a है वो छोटा होना चाहिए पोल b की हाइट से, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं इस रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो A की हाइट है बच्चों वो B की हाइट से छोटी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A, B, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, फिर बच्चों जो पोल B का हाइट है वो पोल C के हाइट से छोटा है ना, ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोल C का हाइट बड़ा है B से, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन में B, C भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बच्चों में अब A से C का कंपैरिजन करूं तो जाहिर सी बात है कि A हमारा जो है छोटा है वो C से, ठीक है। तो हम यहाँ पे A, C भी लिख देंगे, ठीक है।
ए का भी सी से कनेक्शन है यहाँ पे। ओके, और ये तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि जो बी की हाइट है वो ज़्यादा बड़ी है ए से, ठीक है, और जो सी की हाइट है वो ज़्यादा बड़ी है बी से। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो सी की हाइट होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी ए से, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों यही चीज़ हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि जो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और फिर बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या यहाँ पे हमारा ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा हमारा बच्चों वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे कि अगर ए कॉमा बी जो है हमारा वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो आर से बिलोंग कर रहा है, एंड जो हमारा बी कॉमा सी है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आर है हमारा वो ट्रांजिटिव है, ठीक है, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है यहाँ पे आर इज ट्रांजिटिव। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन, लेकिन हम लोग बच्चों एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन ले लेते हैं, इस रिलेशन के अंदर हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बी कॉमा बी, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सी कॉमा सी, फिर यहाँ पे हम लोग सी कॉमा डी। तो बच्चों आप लोगों को ये बताना है क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ध्यान से एक बार इसे देख लो, ठीक है, ध्यान से आप लोग इसे एक बार देख लो, जिससे कि आप लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। फिर आप अच्छे तरीके से बता पाओगे क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। देखना बच्चों ध्यान से, अगर हमारा यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, यहाँ हम लोग इसे लिख लेते हैं कि अगर हमारा रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, एंड हमारा जो बी कॉमा बी है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर से, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो हमारा ए कॉमा बी भी तो बिलोंग कर रहा है आर से, ये कर रहा है, देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यही तो है बच्चों ये ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा जो है वो सी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सी कॉमा डी भी यहाँ पे आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या सी कॉमा डी भी आर से बिलोंग कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। यही तो है ये सी कॉमा डी। तो इस तरीके से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर हमारा रिलेशन में सी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, एंड हमारा सी कॉमा डी भी आर से बिलोंग कर रहा है, क्या सी कॉमा डी भी बिलोंग कर रहा है? यस, कर रहा है सी कॉमा डी आर से बिलोंग, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यही तो है सी कॉमा डी। तो ये भी हमारा जो ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अब आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, ठीक है। ये क्या कहता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। जो भी रिलेशन इन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देगा, मींस रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन बच्चों हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
एक सेट ए है यहाँ पे जिसमें के अंदर एलिमेंट है हमारे 1 2 3, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। सेट ए के बेसिस पे बच्चों हम लोग एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। जिस रिलेशन में हमारे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 1,1, ठीक है, 2,2, 3,3, फिर 1,3, उसके बाद में यहाँ पे 1,2, देन हमारे पास यहाँ पे 3,1 और 2,1, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने सेट ए के बेसिस पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को ये चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेट ए का हर एलिमेंट, ध्यान से सुनना बच्चों, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो अगर बच्चों हम लोग सेट ए की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो क्या यहाँ पे 1,1 है प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, 3,3 ये भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है बच्चों कि सेट ए का हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन ये है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सिमेट्रिक के बारे में क्या बताया था कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर ही बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे 1,1 है तो 1,1 को अगर हम लोग इंटरचेंज भी करेंगे तब भी 1,1 ही आएगा, तो यानी कि ये है। 2,2 भी इसी तरीके से अगर हम लोग इसे इंटरचेंज करेंगे तब भी 2,2 ही आएगा। फिर इस तरीके से हम लोग इधर भी देख लेते हैं, 3 है तो 3,3 करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तब भी यही आएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 1,3 प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या 3,1 भी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है बच्चों। फिर उसके बाद में हम लोग 1,2 भी देख लेते हैं, अगर 1,2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2,1 भी प्रेजेंट है क्या, हाँ बच्चों ये भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। इधर देखिए बच्चों मैं आप लोगों को लिखकर भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1,3 प्रेजेंट है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमारा यहाँ पे बच्चों जो 1, अगर 3 हमारे यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हमारा 3,1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बच्चों हमारा जो 1,2 है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 2,1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये देखिए आप लोग इधर ये, तो इस तरीके से बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन था हमारा कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है आर से और b, c आर से बिलोंग कर रहा है तो a, c भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए इधर बच्चों अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। 1,1 आर से बिलोंग कर रहा था, ठीक है, ये आर से बिलोंग कर रहा था। एंड बच्चों यहाँ पे जो 1,3 है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,3 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है बच्चों, ऐसा ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है 1,3 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये 1,3 आर से बिलोंग कर रहा है, हाँ बच्चों ये तो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बच्चों ट्रांजिटिव कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 2,2 की, ठीक है। 2,2 यहाँ पे आर से बिलोंग कर रहा है। एंड बच्चों यहाँ पे जो 2,1 है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है कि 2,1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। हमारा यहाँ पे 2,1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो बच्चों ये तो बिलोंग कर ही रहा है 2,1, ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे। इसका मतलब बच्चों ये भी ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है उसे सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारे यहाँ पे 3,3, ठीक है। जो 3,3 है बच्चों हमारे यहाँ पे वो R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा 3,1 है वो भी R से बच्चों बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है जो ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी कहती है कि जो 3,1 को भी यहाँ पे R से बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे 3,1 को भी R से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये 3,1 से कर तो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये भी ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3,1 R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हो, जैसे कि 1,2 हमें यहाँ पे दिया गया बच्चों, ठीक है, और हमारे यहाँ पे 2,1 है, तो जो 1,1 है वो भी तो R से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एंड ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है ये। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ये जो हमारा R है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जितना भी अभी तक मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है उसी कंटेंट के रिगार्डिंग बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप लोग इन्हें कंफर्टेबली कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं बच्चों, फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, ठीक है। देन बच्चों आपको खुद से वो सॉल्व करना है। इस चीज़ पे अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। बच्चों मैटर ये करता है कि आप लोग पहले शुरुआत में सॉल्व करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि मैथ है, आप लोग सॉल्व करोगे तब जाके आप लोगों को सही ढंग से इसे करना आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करो पहले कंफर्टेबली, सही आया है या गलत आया इस चीज़ पे मत आप सोचना, ठीक है। पहले आप सॉल्व करो इसे, खुद का दिमाग थोड़ा लगाओगे तब जाके आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमें एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, x, y सच दैट x प्लस 2y इक्वल है 8 के, ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन n। ये जो n है बच्चों यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। ये क्या है ये बच्चों, नेचुरल नंबर का यहाँ पे ये सेट है ये n, ठीक है, नेचुरल नंबर का ये सेट है यहाँ पे। देन राइट द रेंज ऑफ r, यहाँ पे हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्या होगा। सोल्यूशन है बच्चों इसका यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों y की जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। देन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8 माइनस 2 इंटू 1, यह आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो बच्चों y की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है विच इज अ नेचुरल नंबर, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 6,1 हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग यहाँ पे y 2 पुट कर लेते हैं, फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा
x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 8 माइनस 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। जब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारे यहाँ पे 4 आया है जो कि नेचुरल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 4,2 ये हमारा सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो क्या आता है देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से 6 गया तो यहाँ पे अगर 2, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2,3 ये हमारा थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू 3 पुट करी तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है जो कि नेचुरल नंबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में हम कह सकते हैं 2,3। लेकिन बच्चों जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 8, ठीक है। फिर 8 माइनस 8 0, क्या 0 नेचुरल नंबर होता है बच्चों? नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट बिलोंग टू n, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों अगर हम लोग y की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं तो x इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 10, तो 8 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 विच इज नॉट बिलोंग टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर के बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारी नेचुरल वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल नंबर अब हमारा नहीं आएगा। तो मेरे बच्चों ये सिर्फ 3 ही ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इस रिलेशन में। कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आया हमारा 6,1, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे आया 4,2 और फिर आया बच्चों हमारा यहाँ पे 2,3, ठीक है। ये हमारे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं 3। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो होती है हमारी रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 1 2 3 है, ये है, ये बी ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब आप लोगों का सही है आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन लेट ए 1 2 3 4 रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे मुझको बच्चों रिफ्लेक्सिव बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा बच्चों जो सेट ए है उसके बेस पे हमें यहाँ पे रिलेशन एक डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसमें हमें बताना है कि हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग 1,1 है, 2,2 है, 1,2 है, 2,3 है, 3,3 है, 4,4 है। ये तो बच्चों पहले ही वाला ये सही है बिल्कुल आंसर, ठीक है। लेकिन तब भी हम लोग और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, 1,2 है, 2,4 है, 1,4 है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे 3 और 4 का तो जिक्र ही नहीं किया गया, तो इसका मतलब है ये कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। 1,1 है, 2,3 है, 4,4 है, ठीक है, ये भी नहीं है हमारा। 1,4 है, 4,1 है, ये भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था वो ये पहला वाला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए थे और ये खुद से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये चारों खुद से कनेक्ट है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 4,4 भी है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। आखिर ये क्या कह रहा है, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए पे ये डिफाइंड किया गया है, ठीक है। और सेट ए में हमारे पास क्या है ए बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक। हमें यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन बताना कौन सा है, ठीक है। पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। अगर a, प्रेजेंट है तो a, भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं अगर a, b प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या b, a प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अगर a, यहाँ पे b प्रेजेंट है तो b, a भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर b, प्रेजेंट है तो यहाँ पे b, b भी प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे अगर a, c प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे बच्चों c, a तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब है ये भी गलत है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं अगर a, प्रेजेंट है
तो ए कॉमा ए भी प्रेजेंट है। अगर बी कॉमा सी प्रेजेंट है तो सी कॉमा बी भी प्रेजेंट है। अगर सी कॉमा डी भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे डी कॉमा सी भी प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा सही ऑप्शन सी है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ए कॉमा बी है, लेकिन यहाँ पे बी कॉमा ए तो है ही नहीं, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे बच्चों सी है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हम लोग बात यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों में यहाँ पे कहता है इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए पी क्यू आर एस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमसे ट्रांजिटिव पूछा गया है। सेट ए के बेस्ड पे हमें यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। ट्रांजिटिव हमारा बच्चों यहाँ पे क्या कहता था कि अगर हमारा ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हमारे यहाँ पे पी कॉमा क्यू है और फिर हमारे यहाँ पे क्यू कॉमा आर है, ठीक है, लेकिन पी कॉमा आर तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अगर पी कॉमा पी है तो पी कॉमा आर है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा पी कॉमा आर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर बच्चों यहाँ पे पी कॉमा आर है, फिर यहाँ पे आर कॉमा एस है, लेकिन यहाँ पे पी कॉमा एस तो है ही नहीं, तो यानी कि गलत है। फिर ये देख लेते हैं, पी कॉमा क्यू है, फिर क्यू कॉमा आर है, फिर यहाँ पे पी कॉमा आर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे आर कॉमा आर है प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आर कॉमा एस है, तो आर कॉमा एस भी होना चाहिए, ये भी प्रेजेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे एस कॉमा पी प्रेजेंट है और यहाँ पे पी कॉमा एस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एस कॉमा एस तो है ही नहीं, तो यानी कि ये भी गलत है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5? इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन बताना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था बच्चों? जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, लेकिन यहाँ पे 3,3 तो है ही नहीं, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन गलत है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 1,1 है, 2,2 है, लेकिन यहाँ पे फिर से 3,3 तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 2,2 है, 3,2 है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये देखिए, पहली चीज आप लोगों को ये तो समझ में आ चुका होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक है या नहीं ये बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 1,1 है तो 1,1 भी दिया गया है, ठीक है। अगर 2,2 है तो इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो 2,2 ही आएगा। 3,3 है तो 3,3 इंटरचेंज करेंगे तो 3,3 ही आएगा उसमें, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर 1,1 है तो 1 से शुरू होने वाला 1 ही है, ठीक है, तभी 1,1 आएगा। और फिर अगर 1,1 चाहिए तभी 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन हमारा एक ऐसा रिलेशन है जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है। और बच्चों एक चीज मैं और यहाँ पे बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को कई बुक्स में इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको लिखकर, ठीक है। यहाँ पे कई बुक्स में यहाँ पे ये इस तरीके से भी दिया जाता है कि राइट द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन on the set A
ऑन द सेट ए, जिसमें आप लोगों का यहाँ पे 1 2 3 भी दे सकते हैं आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, और या फिर ए बी सी भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 3 तो अभी आप लोगों ने कर ही लिया, तो मैं यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन इसका बस सिंपल सा यही है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है हमें, ठीक है, राइट लिखना है वहां पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बस आप लोगों को यही लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है यहाँ पे, इस तरीके से 1, माफ कीजिएगा, ए कॉमा ए, ठीक है, फिर यहाँ पे बी कॉमा बी, फिर यहाँ पे इसी तरीके से सी कॉमा सी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का यहाँ पे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। साथ ही साथ बच्चों इस चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये है वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।